तो हे गाइस, मैं लेकर आ गया हूँ हेल पैराडाइज का सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा चोबे पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब चोबे अपनी पूरी पावर से गाबी मारू पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से गाबी मारू अपनी निंजुत्सु की मदद से उसे जलाने लगता है। पर चोबे खुद को बचा लेता है और गाबी मारू पर हमला कर देता है, जिस वजह से गाबी मारू और ज़्यादा ताकत लगा के आसपास आग लगा देता है। पर उसकी खुद की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तब यहाँ चौबे को अपने चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा होता है और उसके सामने एक ब्लैक कलर का वोर्टेक्स होता है, जिसके अंदर उसे गाबी मारू दिखाई दे रहा होता है। पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है आखिरकार चल क्या रहा है। तब चौबे अंधाधुन गाबी मारू के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे गाबी मारू को किसी भी कीमत में मारना होता है। तब यहाँ पे सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार गाबी मारू ताव का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। तब मैं ही बताती है कि गाबी मारू इस टाइम ताव का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इसके बारे में भूल चुका है और दुश्मन का ताव बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिस वजह से वो उससे नहीं जीत सकता। और इधर गाबी मारू सोच रहा होता है, मैं इससे इस तरह नहीं जीत सकता, पर अगर मैंने फिर से अपना निंजुत्सु इस्तेमाल किया तो मैं मर जाऊंगा। पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विलेज का एक और पर्सन आकर मुझे रिप्लेस कर देगा, जिस वजह से मुझे जितने हो सके उतने ऑब्स्टेकल्स को हटाना होगा। जिस वजह से इस टाइम मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा इस बंदे को मारना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब गाबी मारू फिर से चोबे की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि उसे कोई रोक रहा है। पर वो चोबे को अपनी तरफ आता हुआ देखकर इस बात पर ध्यान नहीं देता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तब यहाँ ब्लेड को भी ये एहसास हो जाता है कि गाबी मारू मरने के लिए भी तैयार है, पर फूची ऐसा नहीं चाहता होता। वो कहता है कि माफ़ी हासिल करना इसका गोल होना चाहिए, जिस वजह से इसका यहाँ मरने का कोई फ़ायदा नहीं है और उसके अपोनेंट के लिए भी यही होना चाहिए। पर ये दोनों लड़ते हुए अपने आप को भूल चुके हैं। तो तोमा ये सोचने लगता है कि आखिरकार उसका भाई चोबे ये सब कुछ क्यों कर रहा है। पर तभी उसे ब्लेड की बात याद आती है, जिससे कि उसे ये एहसास हो जाता है कि चोबे ये सब कुछ उससे बचाने के लिए कर रहा है, जिसे तोमा एक्सपेक्ट नहीं करना चाह रहा होता है और रोते हुए उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। तब यहाँ चोबे लगातार गाबी मारू के ऊपर हमला कर रहा होता है और उसे मारना चाह रहा होता है, ताकि वो तोमा को बचा सके। पर तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और उसे ये भी याद नहीं हो रहा होता कि आखिरकार वो कौन है। तब उसे टोमा की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि उसने टोमा को चोट पहुंचा दी है। टोमा कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा कि हम लोग साथ में लड़ रहे हैं और तुम हमेशा अकेले ही लड़ रहे थे, क्योंकि मैं कमज़ोर था, जिस वजह से तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम लड़ाई के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हो। पर अब होश में आ जाओ भाई, क्योंकि मैं बस तुम्हारा एक हिस्सा हूँ, पर तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तब चोबे को होश आ जाता है और गाबी मारू चोबे का ध्यान भटकता हुआ देखकर उन दोनों को जलाने के लिए उन पर हमला करने लगता है। तब मैं गाबी मारू को रोकने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो और ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करेगा तो वो मर जाएगा। पर गाबी मारू उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता है, जिस वजह से मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन लोगों के पैरों को नीचे से ज़मीन तोड़ देती है, जिस वजह से वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। तब गाबी मारू ऊपर आके चोबे की तरफ एक पत्थर फेंक देता है, पर चोबे टोमा को ऊपर फेंक के खुद नीचे गिर जाता है और उसे उसका इंतज़ार करने के लिए कहता है। तब पावर इस्तेमाल करने की वजह से मैं बेहोश हो जाती है, जिस वजह से ब्लेड उसे पकड़ लेता है और फूची डोशी को लेकर आगे बढ़ने लगता है। तब वो दोनों देखते हैं कि मैं अचानक से बड़ी हो गई है, जिस वजह से ब्लेड को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार क्या हुआ। पर फूची उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहने लगता है कि वो उसे डेसेट करके उसके बारे में पता लगा लेगा, जिस वजह से ब्लेड उसे बेवकूफ़ कहने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। तब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे सागरी और उसके साथियों को देखते हैं, जो बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस कैसल के बाहर का नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर सब कुछ बहुत ज़्यादा अलग दिखाई दे रहा होता है और एक अलग सी आवाज़ आ रही होती है, जिसे किसी ने कभी नहीं सुनी होती है। तब शियोन वहाँ से सभी को चलने के लिए कहता है। तब होकुक मुंह की बातें के बारे में सोचने लगता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल साइट है और एक आर्टिफिशियल आइलैंड है। वैसे मुझे काफ़ी टाइम से लग रहा था कि इस आइलैंड पे कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हो रहा है, पर शायद अब जब ह्यूमंस ने टेंशन को मार दिया है तो शायद इस आइलैंड पे कुछ बदल सकता है। पर क्या तब तक अपनी होशो आवाज़ में रहूँगा मैं? तब वो लोग कैसल के गेट पर गाबी मारू और उसके साथियों से टकरा जाते हैं, जहाँ पर फूची उन सभी को देखकर खुश हो जाता है और बाकियों के बारे में पूछने लगता है। तब सागरी भी गाबी मारू की हालत को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और हुको में से पूछने लगता है क्या उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से फूची उसे बात करता हुआ देखकर उसके बारे में पूछने लगता है। तब हुको बताता है कि
मेरे को बचाने के लिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे तो लगा था कि मैं इससे अब दोबारा नहीं मिल पाऊँगा। तब होको ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि इन्होंने टोशी को पकड़ लिया है और यहाँ फूची अभी भी ये सब सोचकर हैरान हो रहा है कि आखिरकार होको के सर कटने के बावजूद भी ये कैसे बोल पा रहा है। और होको यहाँ पे सोचने लग जाता है, पिछले 1000 सालों से मैं ऐसे लोगों से कभी नहीं मिला हूँ जिन्होंने शोशी और दोषी को मार गिराया हो, और अब तो इन्होंने एक टेंशन को भी हरा दिया है, तो ये पक्का इस आइलैंड को पूरी तरीके से बदल के रख देंगे। तब यहाँ फूची को सेंटा की मौत के बारे में पता लग जाता है, जिस वजह से वो उसकी कब्र के पास जाके उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करके रोने लगता है। और यहाँ शियोन को पता लगता है कि वहाँ सिर्फ वो 8 लोग ही जिंदा है। तब शियोन सभी को उस कैसल से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन पर कोई भी टेंशन हमला कर सकता है। तब सागरी इसके लिए मना करने लगते हैं, क्योंकि गाबीमारू और मे की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से सागरी मे को गले लगा लेती है। और यहाँ पे शियोन सोचने लगता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 3 दिन में कितने लोग मारे गए हैं। मुझे पता है कि ये सब कुछ आर्मी कमांडर के हुक्म पर हो रहा है, पर ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तब ब्लेड कहता है कि अब इतने भी ज़्यादा इमोशनल मत हो, हम तो यहाँ पे आने से पहले ही एक दूसरे को मार रहे हैं, तो क्या तुम्हें क्या लग रहा था हम सभी लोग दोस्त बन के एक साथ वापस जाएंगे। तब शियोन इसके लिए एग्री करता है, जिस पर ब्लेड को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता है। तब वो उन्हें बताता है कि टोमा एक गद्दार है, पर क्योंकि अब वो कुछ नहीं बोल रहा होता है तो वो उसे मार देना चाहिए। पर सागरी इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि वो अब किसी और को मरता हुआ नहीं देखना चाह रही होती है, जिस वजह से वो ब्लेड का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाती है। तब यूजेरिया उन्हें लड़ने से पहले गाबीमारू का ध्यान रखने के लिए कहती है, क्योंकि गाबीमारू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तब सागरी उसे ट्रीट करने के बारे में कहने लगती है, क्योंकि वो इंजरीज़ की वजह से बेहोश हो गया होता है। पर ब्लेड उन्हें बताता है कि वो इंजरीज़ की वजह से बेहोश नहीं हुआ है, बल्कि उसने उसे मारा है, क्योंकि वो लड़ने से रुक ही नहीं रहा था। तो शियोन भी सबको बताता है कि गाबीमारी का ताव बहुत ज़्यादा कम है, जिस वजह से वो कभी भी मर सकता है। फूची कहता है कि मैं इसको जख्मों को भरने के लिए जो कर सकता था मैंने वो किया, पर फिर भी मैं इसके जख्मों को बंद नहीं कर पाया। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी फिजिकल बॉडी ही नहीं बल्कि इसका कोर भी डैमेज हुआ है। तब गाबीमारू को होश आ जाता है और वो उठने की कोशिश करने लगता है, पर सागरी और ब्लेड उसे आराम करने के लिए कह रहे होते हैं। तब गाबीमारू की याददाश्त अभी भी वापस नहीं आई होती है, जिस वजह से वो उनके अकॉर्डिंग सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि कोई भी उसके ऊपर शक ना कर सके। तब सागरी उसके ज़ख्मों को देखने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, पर गाबीमारू उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है, जिस वजह से शियो उसे समझाता है कि अगर वो केयरफुल नहीं रहेगा तो वो मर जाएगा। पर गाबीमारू को उसकी कोई फ़िक्र नहीं होती है, जिस वजह से सागरी उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो कौन है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि गाबीमारू की याददाश्त चली गई है। तो गाबीमारू को जैसे ही पता चलता है कि सागरी को उसकी याददाश्त के बारे में पता लग चुका है, वो वैसे ही सागरी के ऊपर हमला कर देता है, पर फूची और शियोन उसे बचा लेते हैं और सागरी से पूछने लगते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। अब सागरी कहती है पक्का इसके ताऊ में अब नॉर्मल होने के कारण इसकी मेमोरीज के साथ कुछ पंगा हुआ है, जिस वजह से ये वो गाबीमारू नहीं है जिसे मैं जानती थी। अब शियोन कहता है तुम सही कह रही हो सागरी, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि इसकी सोल बहुत कम बची हुई है। सागरी सोचने लगती है मैं तुम्हें जानती हूँ गाबीमारू, पक्का हमारे अलग होने के बाद तुम लड़ रहे होगे, बिना रुके आगे बढ़ रहे होगे ताकि तुम उस गोल को अचीव कर सको। तब सागरी सब कुछ उसके ऊपर छोड़ने के लिए कहती है और गाबीमारू की तरफ बढ़ने लगती है, जिस वजह से गाबीमारू सोचने लगता है क्या उसे इसे मार देना चाहिए। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है कि इस लड़की को देखकर उसे नर्वसनेस क्यों महसूस हो रही है। तब सागरी गाबीमारू को कहती है क्या तुम जानना नहीं चाहते कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तुम इस टाइम अपनी मेमोरीज़ को खो दिए हो, पर जो टाओ तुम्हारे साथ कंफर्टेबल है वो तुम्हें ठीक कर सकती है, जिस वजह से पहले हम उसे ट्राई करेंगे। और हाँ, तुम्हें मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी एक बहुत इंपॉर्टेंट साथी हूँ, तो इसीलिए मुझ पर भरोसा करो। तब सागरी गाबीमारू को टच करने की कोशिश कर रही होती है, पर गाबीमारू बार बार उसका हाथ हटा रहा होता है, जिससे कि सागरी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे नीचे गिरा के फेंक देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। तब सागरी कहती है अब तुम्हें देखकर एहसास हो रहा है कि तुमने बहुत सारे टाव का इस्तेमाल कर लिया है। वैसे मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारी एक इम्पॉर्टेंट साथी हूँ, और ये बिल्कुल भी सही फील नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिलेशन ज़्यादा गहरा है। पर फ़िलहाल के लिए ये इतना जान लो कि हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो गाबीमारू अभी भी सागरी को हटाने की कोशिश कर रहा होता है, पर ताकत ना होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से सागरी को भी इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और अब ब्लेड पूछने लगता है कि क्या वो लोग बोजी जुत्सु का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर मैं ही कहती कि नहीं,
पर ये उससे सिमिलर है क्योंकि टच के थ्रू टाओ सर्कुलेट होती है, जिस वजह से गाबीमारू हील हो रहा है। तब शियोन और यूजुरिया दोनों ही सागरी की इन हरकतों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और शियोन को एहसास हो जाता है कि गाबीमारू और सागरी का ताव बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और वो कुछ ऐसा शेयर करते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। तब गाबीमारू को भी एहसास होने लगता है कि उसकी ताकत वापस आ रही है और सागरी उसे बताती है कि अगर उन्हें वापस जाना है तो उन्हें इकट्ठा मिलकर काम करना होगा और साथ में उससे पूछने लगती है कि क्या उसे अब किसी से मिलना नहीं है। तब हमें देखते हैं कि गाबीमारू को फिर से अपनी बीवी की याद आ जाती है और यहाँ चोबे कहीं दूर पहुँच जाता है जहाँ पर वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। और टोबे यहाँ पे सोच रहा होता है कि इस टाउन ने तो मुझ पर कब्जा कर लिया था जिस वजह से मैं अपने बारे में ही भूल गया। ये तो सच में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और डेंजरस है, पर अगर मैं इसे एक बारी मास्टर कर लूँगा तो मैं अनस्टॉपेबल बन जाऊँगा। तभी वो देखता है कि वो बहुत सारे शोषण से घिर चुका है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे टाओ की प्रैक्टिस करने के लिए इतने सारे अपोनेंट्स मिल चुके होते हैं। तब यहाँ सभी लोग उस केव में वापस आ जाते हैं जहाँ पर काबीमारू और उसके साथी पिछले दिन रुके होते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ पर मॉन्स्टर से बच सकते हैं। पर शियोन उन्हें अभी भी ध्यान रखने के लिए कह रहा होता है क्योंकि टेंशन वहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं, जिस वजह से ब्लेड उनसे पूछने लगता है क्या टेंशन सच में इतने ज़्यादा खतरनाक हैं। तो यूजुरिया उसे बताती है कि वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उन्होंने जिस टेंशन को मारा है उसे मारने के लिए ही 5 लोगों की ज़रूरत पड़ी थी। तब यहाँ रायन को मुंह की मौत का पता चल गया होता है, जिस वजह से वो बाहर उसके कातिलों को ढूंढने आ जाता है और यहाँ शियोन गाबीमारू से पूछने लगता है क्या वो भी एक टेंशन से लड़ा है, जिस पर गाबीमारू हाँ कहता है क्योंकि उसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही होती है। तब गाबीमारू उसकी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और आगे कहता है अब मुझे टाओ की पावर का एहसास हो चुका है और ये भी एहसास हो गया है कि जो टेंशन्स है उस पर टाओ का कंट्रोल है, वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो यूजीरिया कहती है कि इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड को छोड़कर चले जाना चाहिए क्योंकि इन क्रेजी मॉन्स्टर को हराने के से तो अच्छा है कि हम आर्मी चीफ कमांडर को सब समझा दें। तब गाबीमारू कहता है अगर मैं ऐसे ही चला जाऊंगा तो मैं अपनी वाइफ को नहीं देख पाऊंगा, जिस वजह से मुझे माफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मुझे सेफ्टी मिल सके। तब यूज़रिया कहती है कि अगर तुम अपनी वाइफ की बात कर रहे हो तो तुम्हें नहीं लगता कि वो एक इल्यूज़न है क्योंकि शिनोबी विलेज में विलेज चीफ इल्यूज़न के ज़रिए लोगों को कंट्रोल करता है, जिस वजह से मुझे लगता है कि तुम्हारी वाइफ असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तब गाबीमारू कहता है कि इसके बारे में तो मुझे पता चल जाएगा जब हम लोग वापस मेनलैंड पहुंच जाएंगे, पर इस टाइम मेरा गोल अभी भी वही है, जिस वजह से मुझे एलेक्सर ऑफ लाइफ को हासिल करना होगा। तब यूज़रिया कहती है पर मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा है क्योंकि उस टेंशन ने तो कहा था ह्यूमंस के लिए तो वो एलेक्सर एग्जिस्ट ही नहीं करता है और वैसे भी अगर तुम्हारी वाइफ है ही नहीं तो आखिरकार ये तुम सब क्यों कर रहे हो। तब गाबीमारू कहता है तुम चाहे जो मर्जी कहो पर मुझे यकीन है कि मेरी वाइफ एग्जिस्ट करती है। तब यूज़रिया कहती है कि आखिरकार ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम चाहे फाइटिंग में अच्छा हो पर इसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तब गाबीमारू कहता है मैं शब्दों से तो इतनी आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर मुझे छोटी छोटी चीज़ें याद हैं जैसे कि उसकी आवाज़ या फिर उसका मेरी तरफ देखना जब वो हंसती है, उसकी लॉन्ग गोश्त, सॉफ्ट फिंगर्स, उसके बालों की वो खुशबू, मुझे वो सब कुछ याद है। मेरी वाइफ का नाम यूई है और मुझे पूरा यकीन है कि वो एक इल्यूज़न नहीं है। इसे प्रूव करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो मुझे इस आइलैंड से निकलकर उससे मिलना होगा। तब सागरी इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ब्लेड को भी ये रीज़न अच्छा लगता है कि गाबीमारू ये सब कुछ अपनी बीवी के लिए कर रहा है, जिस वजह से उसका साथ देने के लिए वो तैयार हो जाता है। तब यूज़रिया कहने लगती कि एक शिनोबी के तौर पर उसे अपनी वीकनेस नहीं बतानी चाहिए, पर शयन उसे बताता है कि गाबीमारू के लिए वो उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों है क्योंकि जब वो अपनी वाइफ के बारे में बात करता है तब उसकी ताव बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तब यहाँ चौबे ने सभी शोषन्स को मार गिराया होता है और तभी वहाँ पर रायन आ जाता है और चौबे से पूछने लगता है कि क्या वही है वो जिसने मुंह को मारा। और गैस इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गैस नेक्स्ट एपिसोड में हम रायन वर्सेस चौबे देखने वाले हैं। और गैस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।